हेलो एंड वेलकम बैक टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपने घरों पे ही रहो 2-3 दिन, क्योंकि जेएनके में माहौल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहा है। बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट की वार्निंग्स आ रही हैं। तो अपने घरों पे रहो, सेफ रहो, सबको सेफ रखो, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने एक पोल करवाया था चैनल पे, जिसमें परसेंटेज के बाद मैंने पूछा था क्या करवाओ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की परसेंटेज ज़्यादा आई थी तो हमने वो स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद एक रीजनिंग का पोल करवाया था कि कौन सा आए, उसमें वेन डायग्राम और ब्लड रिलेशन में दोनों में 37% आया। तो फिर मैंने अपना वोटिंग राइट यूज़ किया और मैंने क्या किया, टॉपिक वेन डायग्राम, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, 1 से 2 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद आराम से हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ सकते हैं, क्योंकि वेन डायग्राम थोड़ा बहुत जो है वो परसेंटेज से भी रिलेटेड है। तो इसीलिए हम लोगों ने परसेंटेज पढ़ा था, तो इसीलिए उसके रिलेटेड भी थोड़ा बहुत है, तो मैं वेन डायग्राम शुरू कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है। पहला हम लोग कर चुके हैं नंबर सिरीज, दूसरा हम लोग कर चुके हैं कौन सा बताओ, अगर हमने देखा है तो डायरेक्शन सेंस, ठीक है। तो तीसरा क्या है, वेन डायग्राम। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। वेन डायग्राम है क्या, वेन डायग्राम क्या है और किस लिए यूज होती है। वेन डायग्राम होती है टू डिनोट द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स। अब सर सेट क्या है और कैसे वो रिलेशनशिप उसमें डिनोट करता है, क्या चीज़ है सर, सारा हमको समझाओ। हमको नहीं पता है, हमको बिल्कुल नहीं आता है। ऐसा मान के चलो कि हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमको पूरा समझाओ। पूरा आपको तरीके से समझाया जाएगा, एक एक चीज़ आपको प्रॉपरली समझाई जाएगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग सही से। तो देखना अभी ध्यान से। हम लोग, अगर आपको याद हो, टेंथ में था शायद, 11th में था, हम लोग का एक चैप्टर था सेट थ्योरी। 10th में तो नहीं था शायद, 11th में था। तो सेट थ्योरी एक चैप्टर था। सेट थ्योरी में क्या होता था, डिफरेंट सेट होते थे, मतलब 10th में ही था शायद, पता नहीं, मुझे याद नहीं है अभी। तो डिफरेंट सेट होते थे। मतलब सपोज मैंने क्या कर लिया, मैंने ऐसे लिख लिया A = 1 2 3 4, ऐसे करते करते मैं लिखता गया। तो इसको मैं क्या बोलता था, A को मैं बोल सकता था सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मतलब ये एक ऐसा सेट है, एक ऐसा गुच्छा है, एक ऐसा सेट है जो कि इसमें क्या है, नंबर्स हैं सारे के सारे। क्या है, नंबर्स हैं सारे के सारे। तो ए एक ऐसा सेट है जिसमें सारे के सारे क्या है, नंबर्स। लेकिन नंबर्स भी कौन से, नेचुरल नंबर्स। अगर मैं ए को ऐसे लिखता, A = 0 1 2 3 ऐसे करके, तो मैं बोलता ए एक सेट है जो जिसमें क्या है, होल नंबर्स, ठीक है, ऐसे लिख सकता था। तो इसको मैं बोलता हूँ सेट, और इसको मैं रिप्रेजेंट करता था कैपिटल लेटर से, चाहे ए हो, बी हो, एक्स हो, वाई हो, कुछ भी हो। तो इनके बीच में रिलेशन बताना। अब ये एक सेट हो गया। सिमिलरली दूसरा सेट, अब सपोज करता हूँ मैं, देखना ध्यान से सुनना। तो मैंने क्या किया, सपोज किया ए को मैंने क्या मान लिया, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते चलता गया। और बी को मैंने क्या मान लिया, 1 2 3 4 5 ऐसे करता गया। ए को मैं क्या बोलूँगा, ए इज़ अ सेट ऑफ होल नंबर्स और बी इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, अगर मैं बी में क्या ऐड कर दूं, एक 0 ऐड कर दूं, तो मेरा ए बन जाएगा। सर क्या मतलब हुआ, ए सेट मेरा कैसे बनेगा, अगर मैं बी सेट में क्या कर दूं, एक एलिमेंट 0 जो है वो ऐड कर दूं, तो क्या बन जाएगा, मेरा क्या बन जाएगा, ए सेट बन जाएगा। या फिर मैं ऐसा कर दूं कि ए में से जब मैं 0 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास कौन सा सेट बनेगा, बी सेट बनेगा। तो यही हो गया, इन दोनों में क्या हो गया, ये रिलेशन। तो ये रिलेशन हम ऐसे भी मैथमेटिकली भी कर सकते हैं सेट थ्योरी से, ठीक है। मैथमेटिकली कैसे कर सकते हैं, सेट थ्योरी से। और इसी को करने का दूसरा तरीका क्या है, वेन डायग्राम। अगर एक बार आपको वेन डायग्राम बनाना आ गई, फिर क्वेश्चन में कुछ भी पूछा होगा, आपका क्वेश्चन जो है वो मिनटों में मक्खन की तरह पिघल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना आप, जो मैं कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा मैंने आपको अभी समझाया ए और बी लेके, वैसा ही मैंने अब डायग्राम से बना दिया। अब मैंने क्या बना दिया, उसको डायग्राम बना दी है, वेन डायग्राम बना दी है। अब यहाँ पे सर 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक मेरे को बाहर एक रेक्टेंगल टाइप नज़र आ रहा है, अंदर मेरे को 2 सर्कल नज़र आ रहे हैं। सर ये क्या चीज़ें हैं, तो ये जो रेक्टेंगल है ना, ये भी क्या है, आपका सेट है, ठीक है। ये जो सर्कल है, ये दोनों अंदर, ये भी क्या है, सेट है, ठीक है। सेट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सर ये कौन सा सेट है, जो बाहर वाला सेट है, ये कौन सा सेट है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस एग्जांपल में, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब मैंने पर्टिकुलरली इस एग्जांपल में मैंने क्या किया है, मैंने एक बाहर सेट लिया जो कि मैंने क्या बोला, इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स में क्या आएगा सर, सब कुछ आएगा माइनस, जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ 0, यहाँ से -1 -2 -3 ऐसे में चलता गया, और यहाँ पे मैं आगे चलता गया 1 2 3 4, ये सारा क्या है, सारा का सारा इंटीजर्स में आएगा। अब इसके बीच में, इसी के बीच में होल नंबर्स भी आते हैं, आपको पता है, और इसी के बीच में नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, आपको पता है। तो इसको मैंने बाहर वाले को क्या मान लिया, सेट मान लिया, एक इंटीजर का। किसका सेट मान लिया, एक इंटीजर का। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्यों, मतलब इसी के अंदर ही बाकी सेट आएंगे। क्या बोला, इसी के अंदर ही बाकी सेट आएंगे। अब सर आपने सर्कल ही क्यों बनाया, क्या आप ऐसे स्क्वायर, क्या आप ऐसे हेक्सागन, ऐसा कुछ नहीं बना सकते थे, कुछ भी बना सकते थे हम लोग। इन सेट को जो सर्कल बनाया है, इनको कुछ भी बना सकते थे, लेकिन हम लोग जनरली जो है बुक्स में देखते हैं जब तो सर्कल बना होता है, इसीलिए हम लोग सर्कल बना के चलते हैं। अब सर ये क्या है, अब जब मैंने ये यूनिवर्सल सेट बनाया, मतलब ये इसमें सारा कुछ आएगा, इसमें क्या आएगा, सारा कुछ आएगा। इसका मतलब ये हुआ इसी के अंदर
होल नंबर्स भी आएंगे। तो ये मैंने क्या मान लिया, होल नंबर्स है। होल नंबर्स मतलब 0 1 2 3 4 ऐसा हो गया। अब होल नंबर्स के अंदर ही क्या आएंगे, नेचुरल नंबर्स। तो होल नंबर्स के अंदर ही मैंने क्या बना दिया, नेचुरल नंबर बना दिया। ये समझ आया मैंने क्या लिखा है। तो इसीलिए इसको मैंने क्या बोला, ये है सेट किसका, किसका सेट है, इंटीजर का। इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। उसके अंदर एक सेट जो बना उसको क्या बोलेंगे, होल नंबर्स का सेट मैंने बनाया। और होल नंबर्स के अंदर ही क्या आएगा, नेचुरल नंबर। तो ये जो सेट बनाया मैंने किसका बनाया, नेचुरल नंबर का बनाया। ठीक है, उसके बाद सर ये तो आ गया, चलो ठीक है, अब इसकी बात हो गई। ये आ गया, ये मुझे पता चल गया होल नंबर्स है, ये मुझे पता चल गया नेचुरल नंबर्स हैं। सर ये भी तो बचा, कौन सा वाला सर, ये भी तो बचा, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट किस में आएगा सर, ये। तो ये जो पार्ट खाली बचा ना, अब इसको सर्कल को छोड़ के जो पार्ट मेरा खाली बचा है उसको मैं क्या बोलूँगा, उसको मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुना, उसको मैं लिखता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ म्यू से। और आप जिससे मर्जी कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैं, ये एक ऐसा पार्ट है, ये एक ऐसा पार्ट है या फिर ऐसा सेट है जो ना के होल नंबर में आएगा, ध्यान से सुनना, ये ना होल नंबर में आएगा और ना ही नेचुरल नंबर में आएगा। ठीक है, ना ही होल नंबर में आएगा और ना ही नेचुरल नंबर में आएगा। ये एक ऐसा सेट है। मतलब मैं अगर ऐसा बोल दूं, सपोज मैं, अभी ध्यान से सुनना, सपोज मैं क्या करता हूं, मैंने यहाँ पे एक बना दिया, ये यूनिवर्सल सेट बना दिया। ठीक है, ये मैंने एक ये बना दिया, ये मैंने दूसरा कोई ऐसा बना दिया बीच में। ये मैंने बोल दिया कि ये है मैथ्स वाले स्टूडेंट और ये मैंने बोल दिया ये है हिंदी वाले स्टूडेंट्स। तो अब ये तो हो गए जो मैथ्स पढ़ते हैं, ये हो गए जो हिंदी पढ़ते हैं। अब मैं अगर बोलूँ ये सारे जो बच्चे ये कौन से हैं, अब मुझे नहीं पता कौन से हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ना ही ये मैथ पढ़ते होंगे और ना ही ये हिंदी पढ़ते होंगे। तो मैथ और हिंदी जो ना पढ़ते हैं वो ये वाले स्टूडेंट्स होंगे। तो मुझे निकालना हो कि ये वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जो पूरा सेट है यूनिवर्सल में से मैं मैथ वालों को भी निकाल देता हूँ और उसमें से मैं हिंदी वालों को भी निकाल देता हूँ। तो मेरे पास कौन से आगे, जो कि ना मैथ पढ़ेंगे और ना ही हिंदी पढ़ेंगे। ये समझ आया, हाँ सर ये समझ आ गया। अब ये अगर समझ आ गया बेसिक चीज़ें, तो मैं आपको अब जो वेन डायग्राम जो मेन होती है उसकी तरफ लेके चलता हूँ। अब देखो ध्यान से, ये आगे मेन वेन डायग्राम जो आप देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं टू सेट वेन डायग्राम। टू सेट क्यों, क्योंकि सर इसमें दो ही सेट है, एक ए है और एक बी है। सर ये बाहर वाला क्या है, सर ये यूनिवर्सल सेट है, अभी आपने बता दिया। ठीक है, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। सर ये म्यू क्या है, आपने ये भी बताया कि जो ना ही ए से है ना ही बी से है, मतलब ना ही ये ए में आता है और ना ही ये किस में आता है, बी में आता है। ठीक है सर, ये भी पता चल गया। अब सर हमें ये बताओ ये ए बी है क्या और आपने किया क्या यहाँ पे। मैंने कोई दो सेट लिए हैं, ए और बी। ठीक है, अब ये सर आपने ये अलग अलग, ये आपने यहाँ पे जो है वो उनको ओवरलैप क्यों कराया है। अब बिना ओवरलैप के भी तो कर सकते थे, आपने ओवरलैप क्यों कराया है। ठीक है, अब होता क्या है, ये अलग भी हो सकते हैं और ये ओवरलैप भी हो सकते हैं। लेकिन होता क्या है, हमारी क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें ये हमेशा 99.9% ये ओवरलैप रहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही हमारे इसमें इस तरीके से बनते हैं कि ये ओवरलैप होने ही चाहिए। अगर ओवरलैप नहीं होंगे फिर तो हम आसानी से निकाल लेंगे, फिर तो वेन डायग्राम का फ़ायदा ही नहीं है। तो ये ओवरलैप ही रहते हैं, तभी हमारे वेन डायग्राम के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है देखना ध्यान से। सपोज मैं बोलता हूँ, सिर्फ ए की बात करता हूँ कि सेट ए कौन सा है। जब मैं क्या बोल रहा हूँ, सेट ए कौन सा है, तो जब मैं सेट ए की बात करता हूँ ना, तो मैं ये पूरा का पूरा जो लूँगा, सेट ए में क्या लूँगा मैं, ये पूरा का पूरा। ये समझ आई आपको। या मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे अलग से बनाया, यहाँ पे बनाता हूँ, ये वाला बनाया ना मैंने। तो अगर मैं सेट ए की बात करूँगा तो ये ए क्या होगा, ये पूरा। ठीक है, जिसमें ये पार्ट मैंने आपको क्या बताया, ये दोनों में आएगा, ये ए और बी दोनों हैं, इसमें ए भी है और बी भी है। ये मानते हो, ये मानते हो ना इतनी बात, क्योंकि इसमें बी वाले का पार्ट भी आ रहा है और ए वाले का पार्ट भी आ रहा है। इतनी बात अगर आप मान गए तो ये अगर मैं बोलूँगा ए, मैंने क्या बोला ए, मैंने ए के साथ कोई और वर्ड यूज़ नहीं किया, ना मैंने एग्जैक्टली ए बोला, ना मैंने ओनली ए बोला, ऐसा कुछ मैंने बोला नहीं बोला सर, मैंने सिर्फ क्या बोला ए। तो जब मैं ए की बात कर रहा हूँ तो उसमें पूरा का पूरा ए आएगा, बी का पार्ट आए या ना आए उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ए का पार्ट भी तो है वो। तो ये वाला जो पार्ट था, ये पार्ट था ना, ये वाला, ऑल्दो इसमें क्या है, बी भी आ रहा है, लेकिन ए का पार्ट भी तो है ये। तो जब मैं ए की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास ये पूरा चीज़ आएगी, जब मैं बी की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास ये पूरा आएगा। सर पूरा कैसे आएगा, क्योंकि इसमें सर ये वाला पार्ट भी तो है, ये ए में भी तो आ रहा है, ए में आ रहा है तो क्या हो गया, लेकिन बी का पार्ट भी तो है। जब मैं बी की बात कर रहा हूँ टोटल की, तो इसमें ये पार्ट आएगा। अब सर अगर मैं सिर्फ ए की बात करूँ, मैं क्या लिखूँ, ओनली ए, क्या लिखूँ, ओनली ए, या फिर एग्जैक्टली ए। अगर मैं ऐसा लिखूं सर तो क्या होगा, जब मैं एग्जैक्टली ए लिखता हूं इसका मतलब उसमें बी का कोई भी कण नहीं होगा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी कि जो उसमें बी की आ जाए। तो सिर्फ ए की जब मैं बात करूंगा तो ये जो मैंने शेडेड किया है वो सिर्फ और सिर्फ ए होगा। सर ये वाला क्यों नहीं हुआ, ये वाला इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें बी का भी कुछ पार्ट आ रहा था।
अगर मैं सिर्फ बी की बात करूंगा तो इस तरफ देखो जो शेडेड है वही आएगा। सर ये वाला क्यों नहीं आया? ये वाला इसलिए नहीं आया क्योंकि इसमें ए का भी कुछ पार्ट था। तो जब मैं सिर्फ ए या सिर्फ बी, ओनली बी या फिर एग्जैक्टली बी इसकी बात करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा पार्ट आता है? जो सिर्फ ए में आ रहा है उसमें बी का कोई भी पार्ट नहीं होना चाहिए। सिर्फ बी की बात करूं तो वो वाला पार्ट जो सिर्फ बी में आता है उसमें ए का कोई भी पार्ट नहीं होना चाहिए। तो आई होप इतनी सी चीज़ आपको समझ आई होगी। अब मैं सिर्फ ए की बात करूंगा, अगर मैं बोलूंगा सिर्फ ए, अब इसी डायग्राम में से आप ही मुझे आंसर दोगे। अगर मैं बोलूंगा सिर्फ ए, ध्यान से देखना मैंने क्या बोला, सिर्फ ए, तो अगर मैं पूरे ए में से, पूरा ए जो है उसमें से ए और बी को माइनस कर दूं, पूरा ए मतलब ये पूरा ए था, ऊपर वाली की अगर मैं बात करूं ये क्या था? पूरा ए था ना, पूरा ए, उसमें से कौन सा पार्ट? ये जो नीचे मैं दिखा रहा हूं अभी, ये वाला पार्ट जो कि क्या था? ए और बी का, ए एंड बी का पार्ट था। अगर मैं पूरे ए में से ए और बी का पार्ट निकाल दूं तो मेरे पास क्या सिर्फ ए बचेगा कि नहीं बचेगा? हाँ सर, सिर्फ ए बचेगा। सिमिलरली अगर मेरे पास सिर्फ बी निकालना हो तो मैं पूरे बी में से ए और बी वाला पार्ट निकाल दूं तो क्या मेरे पास सिर्फ बी बचेगा? सिर्फ मतलब यहाँ पे ओनली है। अब क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं देख देगा कि सिर्फ ए निकालो, ओनली ए ओनली बी, इस तरीके से कुछ पूछा होगा आपको। तो आई होप आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि ओनली ए किसको बोलते हैं, ओनली बी किसको बोलते हैं, ए एंड बी जो है वो किसको बोलते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया आपको? अगर ये समझ आ गया आपको तो अब हम थोड़ा सा इससे और आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास वेन डायग्राम में तीन चीज़ें आती हैं। तीन चीज़ें क्या आती हैं सर? सबसे पहली मेरे पास चीज़ आती है यूनियन, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे पास आती है इंटरसेक्शन, ठीक है। एक क्या आता है? यूनियन, एक क्या आता है? इंटरसेक्शन, और एक हम एन करके लिखते हैं जिसको मैं बोलता हूँ नंबर। क्या बोलता हूँ? नंबर। इसका तो कोई ऐसे रोल नहीं है, मेन हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। यूनियन का मतलब हो गया जोड़ना, क्या मतलब हो गया? जोड़ना। और इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कॉमन। ये मैं आपको ऐसे देसी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। यूनियन मतलब जोड़ना और इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, यूनियन का मतलब होता है और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए एंड बी, मतलब ये ए में से भी है और बी में से भी है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? ए एंड बी। उसको मैं बोलूँगा क्या? ये इंटरसेक्शन है किसकी? इंटरसेक्शन है ए और बी की। ए और बी की क्या है? ये इंटरसेक्शन है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? जो यूनियन है, जैसे कि यूनियन सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं यू, तो इसको हम रिप्रेजेंट भी किससे करते हैं? यू सिंबल से। इंटरसेक्शन है, इसको मैं उल्टा यू करके रिप्रेजेंट करता हूँ। समझ आया? अब सर इसका काम क्या है? ये क्यों ऐसा लिखते हैं हम? क्यों रहे हैं? ये क्या मतलब क्या है? इसका मकसद क्या है? बताओ। अब मैंने जब आपको ऊपर समझाया ए क्या होता है, बी क्या होता है, अभी मैंने आपको क्या बोला? एन क्या है मेरे पास? एन होता है नंबर। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो ए है मेरे पास पूरा का पूरा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एन ऑफ ए, मतलब ये पूरा का पूरा ए है। बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? एन ऑफ बी, इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या है? बी। और ये जो ए और बी वाला होता है इसको मैं लिख सकता हूँ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्यों? क्योंकि ये दोनों में क्या है? कॉमन है ना, कॉमन दोनों में। ये इसमें भी आ रहा है और ये इसमें भी आ रहा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये समझ आया। और अगर मैं इस पूरे को लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? एन ऑफ ए यूनियन बी। इसको मिला के, इसको जोड़ के सबको क्या लिखूंगा? एन ऑफ ए यूनियन बी। इसमें क्या आ रहा है? इसमें ए भी आ रहा है, इसमें बी भी आ रहा है। ठीक है, समझ आया? अब देखना कि क्या होता क्या है। अब ध्यान से सुनना, सबके सब बच्चों को कन्फ्यूजन कहाँ पे होती है वो पार्ट अभी आने वाला है। यही पार्ट है वो जहाँ पे कन्फ्यूजन होती है, और ये एक बार बन गया उसके बाद आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कहीं से कुछ देखने की। क्वेश्चन जो है वो आराम से हो जाएगा। देखो पहले 15-20 मिनट पहला लेक्चर जो होता है ना, वो आधा घंटा तो इसी में निकल जाता है कि आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो है वो बताई जाए। ये आपको 5 मिनट में बता के ना टीचर्स निकल जाते हैं, लेकिन फिर वही बाद में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। एक बार आपने पहले लेक्चर में बेसिक जो है वो सही तरीके से पढ़े होंगे, मजाल है कि आपको कोई प्रॉब्लम अगले लेक्चर में हो जाए। तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक और शेयर कर सकते हो अपनी मर्जी से। अगर आपका मन करता है तो टेलीग्राम पे जाके डायरेक्ट मैसेज आप कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट आता है तो। बाकी हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप मैथ्स और रीजनिंग जो है वो पढ़ सकते हो किसी भी एग्जाम के लिए। अभी हमारा PSI और NT फॉरेस्ट इंस्पेक्टर और वाइल्ड लाइफ गार्ड, इसका जो है वो कॉमन सिलेबस चल रहा है। ठीक है, तो चलो मैं क्या समझा रहा था आपको, इसको मिटा दो। ये अपनी मर्जी है, करना है तो करो, नहीं करना है तो कोई भी इशू नहीं है। अब सपोज मैंने क्या बोला, मैंने बोल दिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि साइंस में है वो हैं 10। कितने? नंबर ऑफ स्टूडेंट जो साइंस में हैं 10। तो क्या सर सिर्फ यही वाले होंगे क्या साइंस में? ध्यान से सुनना जो मैं अभी समझा चुका आपको। क्या सर साइंस वाले यही होंगे क्या? नहीं, मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस। क्या मैंने ये बोला कि ओनली साइंस? अगर मैं ओनली साइंस बोलता तो मैंने जो शेड किया है वो आता। मैंने साइंस बोला है तो उसमें क्या आएगा? पूरा का पूरा पार्ट आएगा। इतना समझ गए? ठीक है सर। अब सर अब मैंने बोल दिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स कितने हैं? सर वो मैंने बोल दिया 15 है। तो क्या सर यही वाला पार्ट आएगा जो मैं अभी शेड कर रहा हूं? नहीं। क्या मैंने साथ में ओनली बोला? सर नहीं बोला। इसका मतलब सर ये भी पार्ट आएगा उसमें।
ये भी आएगा ना, हाँ सर ये भी आएगा। तो ये आपको ध्यान से समझना है क्वेश्चन में पहले कि क्या उसने ओनली बोला है कि नहीं बोला है, ये समझ आ गया। अब सर उसने क्या किया, उसने हमको ये भी दे दिया कि एस और एम की जो इंटरसेक्शन है, मतलब साइंस और मैथ की जो इंटरसेक्शन है, जो कि कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन कितना है दोनों में, वो उसने मुझे दे दिया 5 है। अब भी इस चीज़ को ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि कॉमन कितना दे दिया उसने मुझे, 5 दे दिया। अब देखना इसको ध्यान से सुनना। अब चीज़ यहाँ से कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे डायग्राम में, जो कॉमन वाली उसने चीज़ दी है, तो कॉमन दोनों का एरिया जो है वो कितना दिया है, 5। ठीक है, अब पूरे साइंस में कितने थे, 10, ये 5 आ चुका है, बाकी कितने बचेंगे, 5। क्यों सर, क्योंकि पूरे साइंस में कितने थे, 10, ये 5 हमारे पास पहले से आ चुके हैं कॉमन वाले। जब कॉमन वाले आ चुके हैं तो बाकी कितने बचेंगे, सर 5 बचेंगे। ठीक है सर, समझ आ गया। अब मैथ्स में कितने थे टोटल, 15 थे सर, 5 तो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, तो यहाँ कितने बचेंगे सर, 10 बचेंगे। समझ आया, जी सर समझ आ गया। अब मैं अगर पूछूं कि सबको जोड़ के कितना आएगा, सबको जोड़ के आप क्या बोलोगे, सर 5 जो है वो ओनली साइंस में है, ध्यान से सुनना, 5 जो क्या है ओनली साइंस में है, प्लस 5 जो है वो क्या है दोनों में कॉमन, साइंस और मैथ में, प्लस 10 जो है वो ओनली मैथ में है। तो सर टोटल मिला के कितने हो गए, 10 5 15 और 2 15 और 5 20, तो टोटल कितने हो गए 20। अगर मैं बोलता कि यूनिवर्सल सेट कितने का है, 100 का है, तो अगर मुझे निकालना होता म्यू कि मतलब जो दोनों में नहीं है, जो दोनों में एस और एम दोनों में नहीं है, तो मैं क्या करता, 100 में से जो दोनों में है वो निकाल देता, तो कितना बचता 80। ये 80 ऐसे होते जो दोनों में नहीं है। वो स्टूडेंट जो ना ही साइंस पढ़ते हैं, जो ना ही मैथ्स पढ़ते हैं, वो सिर्फ अलग ही अपनी अलग ही सब्जेक्ट है, वो हिस्ट्री है, कुछ है, ज्योग्राफी है, कुछ और है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब यहीं से आपको मैं फॉर्मूला निकाल के बता दूंगा। अब देखना ध्यान से, इसी चीज़ को जो मैंने अभी आपको ऊपर करके बताया, इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता था, इसी चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता था, अगर मैं एस का पूरा लिख लेता 10, अगर मैं एस को क्या ले लेता, पूरा ले लेता इसको 10, इसमें क्या आ गया, ये इंक्लूड हो गया, हाँ सर ठीक है। उसके बाद मैं एम का भी कितना ले लेता, 15, इसका मतलब इसमें दोबारा ये इंक्लूड हो गया। अब ये जो बीच वाला एरिया था वो इसमें भी इंक्लूड हो गया, इसमें भी इंक्लूड हो गया, 2 बार हो गया ना। तो एक बार मुझे क्या करना पड़ना था, उस एरिया को सब्ट्रैक्ट करना था। ये समझे क्या बोला, जब मैंने टोटल ले लिया, साइंस वाले 10 के 10 ले लिए पूरे, मैथ वाले 15 के 15 ले लिए पूरे। अब साइंस वाले जब मैंने 10 लिए तो उसमें जैसे ये था ना, जब मैंने साइंस वाले 10 लिए उसमें ये वाला एरिया आ गया एक बार। जब मैंने मैथ वाले 15 लिए उसमें दोबारा ये वाला एरिया आ गया। तो ये वाला एरिया जो है वो कॉमन वाला वो 2 बार आ गया ना। तो जब 2 बार आ गया तो एक बार मुझे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं डबल तो नहीं ले सकता। तो एक बार मैंने उस एरिया को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तब भी मेरा कितना आंसर आएगा, 25 - 5 = 20। और यही है आपका फॉर्मूला जो कि आप रटते आते हो। रटते क्या हो फार्मूला, आपने क्या निकाला, ये जोड़ के इनको, तो जोड़ के मतलब साइंस यूनियन मैथ, ये निकाला। तो किसके बराबर निकाला, नंबर ऑफ साइंस के कितने थे प्लस नंबर ऑफ मैथ्स के कितने थे। तो जब मैंने साइंस को ऐड किया, मैथ को ऐड किया, इसमें 2 बार जो है वो कॉमन एरिया 2 बार ऐड हो गया। उसमें से एक बार कॉमन एरिया जो था मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। यही आपका फॉर्मूला बन गया, जो आप क्या पढ़ते आते हो, n ऑफ A यूनियन B = n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। पढ़ते आते हो ना, शुरू से यही पढ़ते आए हो। ये रटना होता है, रटना नहीं होता है, ये यहाँ से आता है कि मैंने आपको पूरा बेस आपका स्टार्ट से लेके एंड तक बना दिया कि इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ऐसा फार्मूला नहीं भी होगा तब भी आपने वेन डायग्राम बनाई होगी, वहाँ से मक्खन की तरह पिघलता जाएगा क्वेश्चन। ये सब सॉरी ये समझ आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। देखो कितनी मेहनत लग रही है, बोलते बोलते बीच में गला बैठ जाता है। इतनी मेहनत लगती है आपके लेक्चर बनाने में, और आप होके लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, तो कर दिया करो जल्दी जल्दी। तो देखो अभी जो मैंने कंसेप्ट बताया उस पर मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ। क्वेश्चन क्या है, अभी मैंने क्वेश्चन ऐसा बताया भी अभी आपको। वैसे इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 50 है। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट जो है यू, उसमें कितने आने वाले हैं, 50 आने वाले, मतलब टोटल 10 जो है वो गिटार लेसन ले रहे हैं। ये गिटार ले लिया मैंने, और दूसरा क्या है सिंगिंग, इसको मैंने क्या बोल दिया एस। तो कितने लेने वाले हैं, गिटार। अब गिटार लेने वाले हैं 10। तो सर क्या ओनली गिटार बोला है, ओनली गिटार नहीं बोला। इसका मतलब गिटार का पूरा पार्ट आएगा। यहाँ पे मैं बताता हूँ, इसका मतलब गिटार का पूरा पार्ट कितना है, 10। अगर सिंगिंग की बात किया, क्या सर ओनली सिंगिंग की बात किया, नहीं सर ओनली सिंगिंग की बात नहीं किया। इसका मतलब पूरा का पूरा पार्ट आने वाला है 20। ठीक है, इसका मतलब ये 2 बार एरिया इंक्लूड हो गया। तो जब ये 2 बार इंक्लूड हो गया तो एक बार मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। तो इसका आंसर ऐसे भी कर सकता हूं मैं, 10 + 20 माइनस एक बार कॉमन एरिया। कॉमन एरिया कितना है, 4। तो मैं कर सकता हूं 30 - 4 = 26। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरा मकसद आपको अच्छी तरीके से समझाना, तो मैं आपको पहले समझाऊंगा फिर बताऊंगा। अब ये तो एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, चाहे दो वेन डायग्राम हो, 2 सेट की हो, 3 सेट की हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम क्या देखेंगे, पहले कॉमन वाला एरिया जो कि दोनों में आ रहा है। तो दोनों में जो आ रहा है वो कितना है, 4। अब गिटार वाले टोटल कितने थे, सर गिटार वाले टोटल 10 थे। उसमें से 4 तो यहाँ आ गए क्योंकि ये भी तो गिटार में आ रहे हैं। तो बाकी गिटार वाले कितने बचे, सर 6 बचे।
समझ आ गया, ठीक है। अब सर सिंगिंग वाले कितने थे, 20 थे सर, 4 तो यहाँ पे आ गए, तो कितने बचे, 16 बचे सर, ठीक है, समझ आ गया। अब बताओ टोटल कितने हुए। अब मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, क्या फर्क पड़ता है, 6 और 4 10, 10 और 16 26, तो मेरा 26 आ गया। मुझे क्यों लिखने की जरूरत है ऐसे फार्मूला कि एन ऑफ जी यूनियन एस इक्वल्स टू एन ऑफ जी प्लस एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ जी इंटरसेक्शन एस। मैं क्यों लिखूंगा कि ये कितने हैं 10, ये कितने हैं 20 माइनस ये कितना है 4, तो 30 माइनस 4 इक्वल्स टू 26। जब मैं करूंगा क्यों इतना सारा, जब मेरा वेन डायग्राम से आसानी से क्वेश्चन निकल रहा है। तो ये फर्क है कि जब वो वेन डायग्राम सीख जाते हो बनाना, उसके बाद आप आसानी से निकाल सकते हो। अब इसमें मैंने क्वेश्चन एक और पूछा, सपोज मैंने क्या पूछा कि म्यू कितना होगा। म्यू मतलब ऐसे कितने बंदे होंगे जो ना ही गिटार सीख रहे हैं, ना ही साइंस सिंगिंग क्लासेस ले रहे हैं, वो कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कुछ और खेल रहा होगा, लेकिन ऐसे कितने हैं कि जो इन दोनों में से कोई भी नहीं खेल रहा। तो टोटल कितने थे, 50। इन दोनों में से जो दोनों खेल रहे थे वो कितने थे, 26। तो टोटल कितने बचे बीच में, 24 बचे। 24 ऐसे बच्चे हैं जो कि ना ही सिंगिंग क्लासेस ले रहे हैं, ना ही गिटार सीख रहे हैं, ना ही उनको आतिफ असलम बनना है, ना ही उनको अरिजीत सिंह बनना है, ठीक है। तो उनको अपनी ही धुन में रहना है। तो ये ऐसे बच्चे हैं। इतना समझ आ गया आपको। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, अपने नोट्स खुद से बनाओ। बाकी ये वाले नोट्स में आपको पता है कि टेलीग्राम में डाल देता हूं, लेकिन मैं जानबूझ के 1-2 दिन लेट करूंगा। क्यों, क्योंकि उस तब तक आपने रिवाइज किया होगा, इसलिए मैं जानबूझ के क्या करता हूं, 1-2 दिन जानबूझ के लेट करता हूं। अगर आपको मैं उसी समय डाल दूंगा ना, आप उसको सेव तो कर लोगे कहीं पे, लेकिन वो फिर भूल जाओगे। तो 2-3 दिन बाद डालूंगा तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये 2-3 दिन पहले पढ़ा था, नोट्स आ गए, तो दोबारा से आप बहाने से उसको देख लोगे, ठीक है। अब देखो आपने 2 वाला समझ लिया अच्छे तरीके से, तो अब 3 सेट वाला आ गया, सेट ए, सेट बी और सेट सी। अब ध्यान से सुनना, जैसे सेट ए और बी का पढ़ा था वैसे ही सिमिलरली सेट ए बी सी का भी है, बिल्कुल सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सबसे आसान है और इसी डायग्राम से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। फार्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, नहीं याद रखने की जरूरत है, फिर भी मेरा काम है, फार्मूला मैं बताऊंगा, लेकिन मैं एक भी क्वेश्चन जो है वो फार्मूला से नहीं करूंगा, ठीक है। तो समझना ध्यान से, 3 सेट है मेरे पास, ए बी और सी। ये मुझे बीच वाला पार्ट दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये आप देख रहे हो, ये ए का भी पार्ट है, ये ए है ना, ये ए है, ये ए के अंदर भी आ रहा है। ये क्या है, ये बी का पार्ट है, ये बी के अंदर भी आ रहा है। और ये क्या है, ये सी का पार्ट है, ये तीनों के अंदर आ रहा है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ए बी एंड सी। अगर मैं इसको लिखना होगा ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म में, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ऐसा कॉमन पार्ट है जो कि तीनों में आ रहा है। अब सर ए और बी में कौन सा आएगा, अभी जो मैंने क्या बोला, अभी मैंने ओनली यूज नहीं किया, सपोज करो मैंने ओनली यूज नहीं किया, मैंने बोला ए और बी में कौन सा आएगा। तो जब मैं बोलूंगा ए और बी में कौन सा आएगा, तो ये सारा पार्ट किस में आएगा, ए और बी में। क्यों, क्योंकि ये पार्ट किस में आ रहा है, बी में, ये पार्ट किस में आ रहा है, बी में, और ये किस में आ रहा था, ए में। सर ये भी तो पार्ट, ये सी में भी तो आ रहा है, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ए और बी में आ रहा है ना। जब ए और बी में आ रहा है, तो जब मैं ए और बी की बात करूंगा तो इसका मतलब ये पूरे के पूरे पार्ट की बात करूंगा। इतना समझ आया। लेकिन जब मैंने इसके आगे क्या लगा दिया, जब मैंने इसके आगे ओनली लगा दिया, जब मैंने क्या लगा दिया, इसके आगे ओनली लगा दिया, तो ओनली ए एंड बी का क्या मतलब हुआ, उसमें सी का बिल्कुल भी रोल नहीं होना चाहिए। तो सी का रोल नहीं होना चाहिए, तो ये वाला पार्ट जो बचेगा सी के रोल के बिना। क्यों, क्योंकि ये वाला जो है ना नीचे वाला, ये सी वाला है, इसमें सी भी आ जाता है। तो इसीलिए मेरा ऊपर वाला पार्ट जिसमें सी का बिल्कुल रोल नहीं है, वो आ जाएगा ओनली ए एंड बी। तो ओनली का ये काम है कि ओनली क्या कर देता है, ओनली का मतलब है सिर्फ वही और कोई नहीं। सभी स्टूडेंट्स को एक दावत के लिए, खाने के लिए बुलाया। सभी स्टूडेंट्स में क्या हो गया, क्लास 1 होगी, क्लास 2 होगी, क्लास 3 होगी, क्लास 4 होगी, सबको बुलाया है। ओनली क्लास 8th वालों को बुलाया है, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ क्लास 8th वाले जाएंगे। समझ आया क्या फ़र्क है ओनली और ऐसे ही नॉर्मली में। सिमिलरली जब मैं बी और सी की बात करूंगा, तो अगर मैं सिर्फ बी और सी की बात करूंगा, तो ये वाला जो मैंने शेड किया है वो एरिया आएगा। अगर मैंने ओनली नहीं लिखा होगा तो उसमें ये एरिया भी इंक्लूड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी पार्ट है बी और सी का। सिमिलरली ए और सी वाला पार्ट ये आ जाएगा। ये समझ आया इतना। अब ये समझ आया तो देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनता है 3 वाले का। अब इसमें आपको ये चीज़ तो समझ आ गई कि अगर मैंने ओनली ए बोला होगा, इस डायग्राम में बोल रहा हूँ, अगर मैंने ओनली ए बोला होगा, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कौन सा पार्ट आएगा, सिर्फ जो ए में आ रहा है वो बाकी किसी और में नहीं आना चाहिए। तो ये जो पार्ट है वो आ जाएगा ओनली ए वाला। अगर मैंने सिर्फ ओनली बी वाला बोला होगा तो ये आ जाएगा ओनली बी वाला। क्यों, क्योंकि ये और किसी में नहीं आ रहा। अगर मैंने ओनली सी वाला बोला होगा तो ये आ जाएगा ओनली सी में। क्यों, क्योंकि ये किसी और में नहीं आ रहा। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी क्या होता है। अब इसमें भी हम लोग क्या निकालते हैं, इसमें भी वही चीज़ निकालते हैं क्या, एंड ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब तीनों को जोड़ना है तो क्या होगा। ध्यान से देखना, तीनों को जोड़ना है। देखो तुम्हारे लिए मैंने फिर से यहाँ पे डायग्राम बना दी। तो क्या करना है, तीनों को जोड़ना है। तो तीनों को जोड़ना है तो मैं क्या लिखूंगा, एन ऑफ ए।
जब मैं एन ऑफ ए लिख रहा हूँ इसका मतलब इसमें पूरा का पूरा ए आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, पूरा का पूरा ए। जब मैं एन ऑफ बी लिख रहा हूँ इसमें पूरा का पूरा बी आ रहा है। जब मैं एन ऑफ सी लिख रहा हूँ इसमें पूरा का पूरा सी आ रहा है। अब पूरे के पूरे ए का क्या मतलब है, मैंने फिर से आपके लिए नीचे डायग्राम बना दी ताकि आपको ये तरीके जो है वो सही से समझ आए। जब ये डायग्राम सही से समझ आ जाएगी, इसमें क्यों जोर दे रहा हूँ बार बार इस डायग्रामों पे, क्योंकि ये सही से समझ आ जाएंगी तो आपके क्वेश्चन जो है वो आराम से निकलेंगे। तो पूरा का पूरा ए मतलब ये जो मैंने शेड किया है, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है ए। ये इस तरह पूरा का पूरा बी मतलब ये मैंने जो शेड किया है, मैंने ओनली नहीं यूज़ किया, पूरा ए पूरा बी पूरा सी बोल रहा हूँ। तो ये सब क्या है, पूरे ए पूरे बी और पूरे सी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो पूरे ए में क्या आ रहा है, ए और बी वाला एरिया भी आ जा रहा है, आ रहा है कि नहीं। तो मुझे वो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पूरे ए में से ए और बी का एरिया क्या करना पड़ा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। अब ये पूरा बी था, पूरे बी में बी और सी वाला एरिया आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मुझे ध्यान से देखना, इसमें से मुझे बी और सी वाला एरिया भी क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसमें देखो ए और सी वाला एरिया आ रहा है, तो मुझे इसमें से ए और सी वाला एरिया भी क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। अब ध्यान से देखो, जब मैंने ए और बी वाला एरिया माइनस किया तो क्या ये कॉमन एरिया माइनस हो गया। जब मैंने बी और सी वाला एरिया माइनस किया तो क्या उसमें से ये कॉमन एरिया माइनस हो गया। जब मैंने सी और ए वाला एरिया माइनस किया तो ये क्या कॉमन एरिया माइनस हो गया। तो ये कॉमन एरिया जो है वो 3 बार माइनस हो जा रहा है, ठीक है, ये निकल जा रहा है बाहर। तो मुझे इसको एक बार ऐड भी तो करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये तीनों बार क्या है, बाहर निकल रहा है। जब तीनों बार बाहर निकल जा रहा है तो मुझे ऐड भी तो करना है, क्योंकि मुझे ये भी तो एरिया इंक्लूड करना है पूरे में। तो ये फॉर्मूला जो है वो इस तरीके से बनता है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे फार्मूले से नहीं मतलब, ना ही मैं एक भी क्वेश्चन फार्मूले से करवाऊंगा। तो हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन किससे करेंगे, ये वेन डायग्राम बनी होगी तो सारे के सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। एक क्वेश्चन का मैं आपको अभी डेमो दे देता हूँ। अब देखना, क्वेश्चन देखना, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपने एक क्वेश्चन कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप थ्री वाले सेट से नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे करेंगे, लेकिन आपका एक मैं सिर्फ बेस बनाया तो उसका मैं आपको एक रिव्यू दे दूं कि भाई किस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स का सर्वे हुआ। उसमें से देखा गया कि 21 जो है उन्होंने सोशल स्टडी ली सब्जेक्ट, 26 जो थे उन्होंने ह्यूमैनिटीज़ लिया और 19 जो थे मैथ्स वाले थे। देखो मैथ्स वाले यहाँ भी कम है तो मैथ्स पढ़ाना पड़ेगा सही तरीके से। 9 जो थे वो सोशल स्टडीज़ और ह्यूमैनिटीज़ वाले थे, 7 जो थे वो सोशल स्टडीज़ और मैथ्स वाले थे, 10 जो थे वो ह्यूमैनिटीज़ और मैथ्स वाले थे, 3 जो थे वो सारे ही थे, मतलब वो सोशल स्टडी भी थी, ह्यूमैनिटीज़ भी थे और मैथ्स भी थे, और 7 जो थे वो नन वाले, मतलब इन तीनों में से कोई भी नहीं थे, वो अपने ही मस्ती में थे, स्पोर्ट्स वाले थे। अब ध्यान से देखना, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है हमको कोशिश करनी है सबसे पहले वो वाले कॉमन ढूंढो जो सब में है, जो तीनों के तीनों है वो वाले कॉमन ढूंढो। तो मैं यहाँ पे वेन डायग्राम बना देता हूँ, पहले ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना इस चीज़ को। ये मेरा बन गया 2 और ये बन गया तीसरा, ठीक है। अब इसके बाहर सर रेक्टेंगल भी होती है तो ये ले लो, रेक्टेंगल भी बन गई। अब 7 मेरे कौन से हैं, सबसे पहले तो 7 मेरे कौन से हैं जो कोई भी नहीं है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 7, क्योंकि क्या 7 क्या है, मतलब म्यू, जो इन तीनों में से कोई भी नहीं है, तो 7 मैंने यहाँ बाहर लिख लिए। टोटल कितने थे 50, तो मैंने यहाँ से ऐसे कर दिया, टोटल कितने थे 50। इतना समझ आया, हाँ सर ये तो बेसिक था, इसमें क्या समझना था। ये मैंने मान लिया सोशल स्टडीज़ वाले हैं, ये मैंने मान लिया ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं, ये मैंने मान लिया मैथ वाले, ठीक है सर समझ आ गया। सर पहले तो इन तीनों को पकड़ो जो तीनों में है, जो तीनों को पकड़ लिया, तीनों में है तो वो कॉमन एरियाज़ में आ जाएंगे, वो आ गया 3 यहाँ पे जो कॉमन है, ठीक है सर समझ गए। अब सर कोई भी देख लो, अब स्टार्ट करो 2 वाले से, 3 वाला हो गया, अब 2 वाले पे आओ। 2 वाला सबसे पहला क्या है, 9 है, जो कि कौन कौन से हैं, सोशल स्टडीज़ और ह्यूमैनिटीज़। अब देखो सोशल स्टडी ये है, ह्यूमैनिटीज़ ये है। अब क्या सर उन्होंने सिर्फ ओनली लिखा है, क्या ओनली लिखा है आगे, ओनली नहीं लिखा है सर, ओनली नहीं लिखा है, इसका मतलब सोशल स्टडीज़ और ह्यूमैनिटीज़ वाले क्या कौन से होंगे, ये जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ ना, ये वाले। आई होप आपको दिख रहा होगा ये, या मैं पेन चेंज करता हूँ, रुको। सोशल स्टडीज़ और ह्यूमैनिटीज़ वाले कौन से होंगे, ये वाले होंगे ना, क्योंकि यही है इन दोनों का क्या कॉमन एरिया, सोशल स्टडीज़ और ह्यूमैनिटीज़ का। इसमें से 3 तो पहले ही आ चुके हैं, 3 आ चुके हैं ना यहाँ पे। जब 3 आ चुके हैं तो बाकी बचे कितने, टोटल कितने थे 9, 3 आ चुके हैं तो मेरे पास कितने बचे, 6 बचे। इसका भी काम हो गया, इसको भी क्रॉस कर दो, इसका भी काम हो गया, इसको भी क्रॉस कर दो। अब कोई दूसरा पकड़ो, ये पकड़ लिया 7 में क्या है, सोशल स्टडीज़ और मैथ्स वाले। क्या कॉमन लिखा है यहाँ पे, क्या ओनली लिखा है, ओनली नहीं लिखा। सोशल स्टडीज़ और मैथ्स वाले कहाँ पे हैं, ये हैं सोशल स्टडीज़ और मैथ्स वाले, दिख रहे हैं आपको। ये पूरे के पूरे कौन से हैं, सोशल स्टडीज़ और मैथ्स वाले। इसमें से 3 तो पहले ही आ चुके हैं, जब 3 पहले ही आ चुके हैं तो बचे कितने, 4 बचे, ठीक है सर ये भी हो गया, इसका भी काम हो गया। अब 10 हैं ह्यूमैनिटीज़ और मैथ्स वाले। 10 कौन से हैं, ह्यूमैनिटीज़ और मैथ्स वाले। ह्यूमैनिटीज़ और मैथ्स वाले कौन से हैं सर, ये वाले, ये ह्यूमैनिटीज़ और मैथ्स वाले हैं, है ना। अब इसमें से टोटल कितने हैं, 10, 3 तो पहले ही आ चुके हैं, बाकी कितने बचे सर, 7 बचे, ये भी आ चुके। हाँ सर ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ये भी गया, इसका मतलब ये भी गया, ये सारे निकल गए। अब मेरे पास ये बचे हैं 21 हैं जो सोशल स्टडीज़ ले रहे हैं, 21 हैं जो सोशल स्टडीज़ ले रहे हैं। तो आप मुझे खुद बताओ, क्या उन्होंने ओनली लिखा है साथ में। अगर ओनली लिखा होता तो कौन सा पार्ट आता सिर्फ और सिर्फ, सर अगर ओनली लिखा होता तो ये वाला आता, ये जो मैं अभी मार्क किया, ये
अगर ओनली लिखा होता तो, लेकिन उसने ओनली नहीं लिखा है, इसका मतलब पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा सोशल स्टडी उसमें आएगा। उसमें वो 6 भी आएंगे, उसमें वो 3 भी आएंगे, उसमें वो 4 भी इंक्लूडेड होंगे। अब टोटल कितने हैं? 21। 6 यहाँ आ चुके हैं, 10 4 यहाँ आ चुके हैं 10, और 3 यहाँ आ चुका है 13। तो 13 तो पहले से ही इंक्लूड हो चुके हैं। टोटल कितने हैं? 21। 13 आ चुके हैं तो बचे कितने? 8। तो सर इसमें कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इतना समझ आ गया? इसका भी काम तमाम। 26 जो है वो ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं, तो ह्यूमैनिटीज़ वाले में 6 यहाँ आ चुका है, 3 यहाँ आ चुका है 9, 7 यहाँ आ चुका है 16, तो 16 मेरे आ चुके हैं, 26 मेरे टोटल हैं, तो यहाँ पे कितने आएंगे? 10 आएंगे। इतना समझ गए? हाँ सर, इसका भी काम हो गया तमाम। 19 है मैथ्स वाले, 19 मैथ्स वाले हैं, 7 यहाँ पहले ही आ चुके हैं, 4 यहाँ आ चुके हैं, 7 4 कितना हो गया? 11, 3 यहाँ आ चुके हैं, 11 और 3 कितना हो गया? 14, टोटल कितने हैं? 19, तो 14 यहाँ आ चुके हैं, तो टोटल कितने और कितने बचे? 5, तो ये बच गए मेरे मैथ्स वाले। अब मुझे कुछ भी पूछा होगा इसमें से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसने क्या पूछा है। अब सपोज करो उसने पूछा होगा ओनली सोशल स्टडीज, ध्यान रखना क्या पूछा? ओनली सोशल स्टडीज। तो जब ओनली सोशल स्टडीज पूछा होगा तो कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। इतना समझ आएगा? ओनली पूछा होगा तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएंगे, ये 8 आ जाएंगे। जब उसने पूछा होगा ह्यूमैनिटीज के, ओनली ह्यूमैनिटीज पूछा होगा तो ओनली ह्यूमैनिटीज के कितने आ जाएंगे? 10। ओनली मैथ्स पूछा होगा तो ओनली मैथ्स के आ जाएंगे 5। ठीक है। और उसने अगर पूछा होगा सोशल स्टडीज और किसके? मैथ्स के, क्या पूछा होगा? ओनली सोशल स्टडी एंड ओनली मैथ, तो 8 + 5 कितने हो जाएंगे? 13। ओनली ह्यूमैनिटीज एंड ओनली मैथ्स, तो 10 + 5 कितने हो जाएंगे? 15। ओनली ह्यूमैनिटीज, ओनली मैथ और ओनली सोशल स्टडीज, तो 10 + 5 15, 15 और 8 23। ठीक है। अगर उसने पूछा होगा क्या? ओनली ओनली मैथ्स एंड सोशल स्टडीज, ओनली मैथ एंड सोशल स्टडीज, तो ओनली मैथ एंड सोशल स्टडी में क्या आ जाएंगे? ये वाले 4। ओनली ह्यूमैनिटीज एंड मैथ्स, तो ओनली ह्यूमैनिटीज एंड मैथ्स में क्या आ जाएंगे? ये वाले 7, क्योंकि ओनली लगा है उसमें, ये 3 वाला पार्ट नहीं आ सकता। ओनली ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, तो उसमें क्या आ जाएगा? ये वाला पार्ट, जो कि क्या होंगे? 6। तो इसमें से कुछ भी पूछा होगा आपको तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा, लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। बेसिक लेक्चर था, बहुत बेसिक लेक्चर था। अब मैं वो चीज़ें पहले लेक्चर में नहीं कराता कि ये हैं फ्रूट्स, ये है आपके एप्पल, ये है मैंगोस, तो बताओ ये फ्रूट है, फ्रूट के अंदर ही एप्पल आएंगे, फ्रूट के अंदर ही मैंगो आएंगे। तो ये वाले वेन डायग्राम जो है ये बहुत आसान होते हैं, ये मैं दूसरे लेक्चर में, तीसरे लेक्चर में जो भी होगा इसका, अगर दूसरा लेक्चर लास्ट होगा तो उसमें मैं पढ़ा दूंगा। ये बेसिक चीज़ें हैं। मेन क्या थी आपकी? ये वाले 2 सेट और 3 सेट वेन डायग्राम। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपको क्या फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ा। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि जो फार्मूले के बिना नहीं निकलता है, बस आप फार्मूला रटना बंद कर दो। जब आप फार्मूला रटना बंद करोगे आपको दूसरे आइडियाज़ और आएंगे। जब आपने रटा ही फार्मूला होगा तो फिर आपको दूसरे आइडियाज़ नहीं आएंगे। जब आपको दूसरे आइडियाज़ नहीं आएंगे तो आप फिर फार्मूला पे ही डिपेंड हो जाओगे। तो आई होप, आशा करता हूँ कि समझ आया होगा। समझ आया है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि वो भी पढ़ पाएँ। मिलकर पढ़ना है हम सबको। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।